अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, हमारे शो का इंतज़ार करें। भाई हमें भी इंतज़ार रहता है कि हम जल्दी से अपना शो लेकर आएँ और आपसे इंटरेक्ट करें और आपके ढेर सारे मैसेजेस जो हैं वो हमें मिलें। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी रेमेडीज़ बता रहे होते हैं और उसके साथ साथ आपको बता रहे होते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है तो आपका ये सोल्यूशन है। लेकिन मुझे जब भी मैसेजेस आते हैं और आप लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, स्पेशली कल मुझे 2 से 3 लोगों ने, एक कोई जावेद साहब थे उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, एक कोई सिद्रा थी उन्होंने मुझे मैसेज भेजा। जिन जिन के नाम मुझे मेनली याद रह जाते हैं मैं उनके नाम मेंशन भी कर देती हूँ ताकि अगर वो देख रहे हो तो उन्हें पता हो कि कहीं ना कहीं जितनी कोशिश होती है उनके मैसेजेस हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों ने हमें जितनी तारीफ़ें भेजी या आप लोगों ने हमारी रेमेडीज़ को, हमारे शो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए बेहद शुक्रिया। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जब इन्फॉर्मेशन की बात होती है या हम US वीज़ा की बात कर रहे हैं या हम इंग्लैंड वीज़ा की बात कर रहे होते हैं कि लोगों ने किस तरह से इंग्लैंड का वीज़ा लेना है या फिर किस तरह से स्टूडेंट वीज़ा लेके वो अब्रॉड स्टडी कर सकते हैं, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने इस तरह से भी कहा कि लाइव कॉल्स लिया करें। तो भाई लाइव कॉल्स के लिए जो हमारा ऑप्शन है वो ऑन होता है और आप जब हमारी स्क्रीन पर देखेंगे तो हमारी स्क्रीन पर जो है वो हमारे शो का नंबर आ रहा होता है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। इनफैक्ट आप अभी भी इस टाइम पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम जो है शहर कायद का वो कैसा है? अच्छा, शहर कायद का जो मौसम है वो अपने मूड की तरह है कि शहर कायद का मौसम कभी गर्म है, कभी खुश्क है, रातें जो हैं वो खुनकी का शिकार है, ड्राइनेस आ गई है और इसकी वजह से आपको खुद भी फील होता होगा कि रात में आपकी स्किन जो है उसके ऊपर इचिंग हो रही होती है, स्किन डिस्कम्फर्ट हो रही होती है और इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। तो अच्छे से आपने पानी और ग्लिसरीन जो है उसका वाटर स्प्रे बना के रख लेना है घर में, और जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, अगर तो आपको स्किन की कोई डिजीज़ नहीं है तो उस पर स्प्रे करें, स्प्रिंकल करें और आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होगा। अच्छा, ये क्योंकि मौसम की असरात हैं और बदलते हुए मौसम की ना ये खासियत होती है कि उसमें इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। अब कराची का जो मौसम है वो गर्म है, खुश्क है और रातें जो हैं वो खुनकी में है। रात के औकात में हल्की खुनकी जो है वो महसूस की जाती है। फिर उसके अलावा जो महकमा मौसमियात है, अब महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है कि शहर कायद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। अच्छा, अब जान लेते हैं कि ओवरऑल जो मौसम है वो कैसा रहेगा 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे। तो हियर वी हैव ऑन आवर स्क्रीन कि किस तरह का मौसम रहेगा 11 बजे, 12 बजे, फिर 1 बजे और फिर 2 बजे, ताकि आपने कहीं जाना हो तो आप ये पता करते हुए जाएं कि मौसम की जो सूरत हाल है वो क्या है। सो हियर वी हैव ऑन आवर स्क्रीन वेदर फोरकास्ट। ये है जी 11 AM पे 33 सेंटीग्रेड, फिर 12 बजे 34 सेंटीग्रेड, 1 बजे 36 सेंटीग्रेड और 2 बजे भी 36 सेंटीग्रेड जो है ये मौसम रहेगा। आगे बढ़ते और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है। तो सिंध हाई कोर्ट में जो है वो आज अहम केसेस की समात है। आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के रूबरू अहम केसेस की समातें हैं। इन समातों में मिसिंग पर्सनस के हवाले से बात होगी, गैर कानूनी तामीरात के हवाले से बात होगी, तजावुज़ात से मुतालिक अहम समातें हैं और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं वो भी अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। आइनी बेंच के रूबरू मुलाजमतों से मुतालिक भी दरख्वास्त पर समात होने जा रही है। अच्छा, सोने की कीमतें, सोने की कीमतों को कभी पड़ लग जाते हैं और सोने की कीमतें कभी जो है वो डाउन हो जाती हैं। तो आजकल जो है सोने की मार्केट डाउन है, यानी सोना जो है मज़ीद सस्ता हो गया है। तो आलमी मार्केट में सोना $85 सस्ता होकर $4,150 फ़ी औंस तक गिर गया है और 1 तोला सोना 7,538 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला सोने के दाम 4,37,362 रुपये तक गिर गए हैं, जबकि 10 ग्राम सोना 6,463 रुपये सस्ता हो गया है और 10 ग्राम सोना कम होकर 3,74,967 रुपये तक गिर गया और 1 तोला चांदी की कीमत 151 रुपये की एक कमी के बाद 5,110 रुपये तक गिर गई है। तो ये तो जो है जी गोल्ड के प्राइस जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। अच्छा जी, एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है? एजुकेशन सेक्टर में जो है वो रिज़ल्ट्स आने का सिलसिला जारी है, रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन जो है वो रिज़ल्ट आ गया है और ये है 9th क्लास का। तो 9वीं जमात के जो इम्तहानात थे उनके अब नताइज का ऐलान हो गया है और जैसे ही ऐलानात हुए तो सिस्टम बैठ गया, ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया। मैट्रिक बोर्ड कराची ने 2025 की 9वीं जमात साइंस और जनरल ग्रुप के नताइज जारी कर दिए और ये वेबसाइट जो है वो ख़राबी का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपने रिज़ल्ट देख ही नहीं पाए और ये नताइज जो हैं वो दोपहर में किया गया था इनका ऐलान, मगर 4 बजे तक भी वेबसाइट पर ये नहीं आ सके। और रवा साल साइंस ग्रुप के 1,77,000 से ज़ायद तलबा ने इम्तहान दिया, जिनमें
78% जो है वो कामयाब हुए थे और तलबा ने ऑनलाइन सिस्टम की बंदिश को अजाब करार देते हुए शदीद मायूसी का इजहार किया है। मतलब आप इमेजिन करें, सोचें कि आपका जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है और आप ऑनलाइन अपना रिज़ल्ट देखने बैठे हैं और आपको फ़ोन पे बड़े सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि कौन कौन पास हो गया, मेरी परसेंटेज जो है वो 80% बनी, 70% बनी, 60% बनी। आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो सिर्फ ये कह रहे थे हमें पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि वेबसाइट पर जो है वो सिस्टम आ गया है, मतलब ये नहीं कि रिजल्ट आ गया और हम कैसे देखें, सिस्टम बैठ गया है। कितना अजीब लग रहा होगा उन्हें और कितनी उनकी एंजाइटी बढ़ रही होगी कि हम पास हुए, फेल हुए, हमारे ग्रेड्स क्या हुए। तो ये निज़ाम वाकई बेहतर करने की ज़रूरत है, वरना स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी तरीके से जो है ना वो नाराज़ भी होते रहेंगे, वालिदैन भी नाराज़ होंगे, फिर ये प्रोटेस्ट की सूरत इख्तियार कर लेता है, फिर बहुत सारी इससे प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ सबका एक रिज़ल्ट एक साथ दिया करें, सबका रिज़ल्ट जो है वो अच्छे सिस्टम के साथ में दिया करें। आगे बढ़ते और आपको बताते कि जी टमाटर जो है पहले अंडे का फंडा था, लेकिन आजकल टमाटर का भी फंडा है। ऐसा लगता है कि टमाटर जो है वो सोने से भी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। ऐसा लगता है टमाटर जो है वो पता नहीं अब उनकी जगह क्या इस्तेमाल किया जाए, मतलब कोई ऐसी चीज़ अब आ जाए जो टमाटर की जगह बंदा इस्तेमाल कर ले और ऑल्टरनेट उनका कोई ढूंढ ले, क्योंकि टमाटर अब हो गए हैं बहुत महंगे। मतलब एक तो बात वो ये आ जाती है कि सरकारी रेट, फिर उसके बाद जो दुकानदार अपनी मनमानी रेट देते हैं और फिर वो ये कहते हैं पीछे से महंगा आ रहा है। तो ये जो पीछे से महंगा आ रहा है ना, ये आगे वालों को बड़ा महंगा पड़ रहा है। और टमाटर जो है, कमिश्नर कराची का टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों पर अब नोटिस जो उन्होंने लिया था वो काम कर गया है। मतलब अब जितनी हद हो गई थी उसके बाद ये नोटिस लेना बनता था, और ये बड़ा ही अच्छा हुआ कि टमाटर पे नोटिस ले लिया। काश बाकी चीज़ों पे भी इसी तरह से नोटिस लिया करें। तो कमिश्नर कराची ने लिया जी टमाटर की बढ़ती कीमतों पर नोटिस, जो कि काम कर गया। मुनाफाखोरों ने कार्रवाई से बचने के लिए टमाटर सस्ता कर दिया। टमाटर का भाव फ़ी किलो 100 रुपये से ज़ायद सस्ता हो गया। फ़ी किलो टमाटर 240 से 250 रुपये किलो होने लगा फ़रोख्त, और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ टमाटर 300 से 350 रुपये से किलो तक फ़रोख्त हुआ था। तो जी ये चलें जी, कमिश्नर कराची का जो नोटिस है वो कर गया है काम, और अब ये सूरत हाल है कि जो दुकानदार थे उन्होंने कुछ प्राइस जो है वो कम कर दिए हैं। वरना आप यकीन करें टमाटर ख़रीदते हुए ना, मतलब अगर किसी जगह पर टमाटर रखे हुए ना तो पूछते हुए भी डर लग रहा था कि भाई ये कितने हैं और क्या इनके प्राइस हैं। लेकिन बहरहाल थोड़े प्राइस कम होंगे, लेकिन फिर भी टमाटर आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से जो है वो बाहर है। आगे बढ़ते हैं और अब एक और जो है वो पॉलिसी आपके साथ में शेयर करते हैं, एंड इट्स अबाउट किड्स। अच्छा, जो सूरत हाल है सिक्योरिटी की बढ़ती हुई और जो जिस तरह से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होती है, जिस तरह से फ्रॉड होता है, लोग अपनी जो है वो फैमिली ट्री में फ्रॉड करते हैं, लोग जो है बहुत सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटी करते हैं। तो अब उसके बाइस ये फ़ैसला किया गया है जो बच्चे हैं उनके पासपोर्ट पर उनके वालिद का नाम तो होगा ही, लेकिन साथ में वालदा का नाम भी होगा। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पहले से ही जो है बच्चे का इंदराज हो जाएगा, यानी बच्चे की वालदा के साथ उसके पासपोर्ट में, और पता चल सकेगा कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कौन है। क्योंकि जिस तरह से इससे पहले फैमिली ट्री में जो है वो गड़बड़ देखने में आई है, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो उनसे बचने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। महकमा पासपोर्ट ने इसके हवाले से ऐलान किया है कि अब नए पासपोर्ट में वालिद के साथ वालदा का नाम जो है वो भी दर्ज होगा। इदारे के मुताबिक नए पासपोर्ट में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए गए हैं, जबकि वीज़ा पेजेस पर मुख्तलिफ सूबों की तारीख, इमारत की तस्वीर प्रिंट की जाएंगी। ठीक है, वजारत दाखिला की मंजूरी से नए पासपोर्ट जो है वो बुकलेट्स की छपाई अब शुरू हो चुकी है। अच्छा, हुकाम का कहना है कि फ़ीचर्स के अलावा पासपोर्ट के दीगर हिस्सों में भी कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। ठीक है जी, तो ये एक खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान नेवी का बड़ा कारनामा, यू नो दैट्स अमेजिंग। हमारी फोर्सेस हमेशा सबसे आगे, हमेशा जो है जो रिएक्शन देती हैं, कोई भी कार्रवाई हो, कोई अगर इलीगल स्मगलिंग का मामला हो या फिर समुद्र की हिफाजत का मामला हो, पाकिस्तान नेवी सबसे आगे। तो पाकिस्तान नेवी ने बहर अरब में तकरीबन $1 अरब की मंशियात पकड़ ली है। अमरीकी सेंटकॉम का खिराज तहसीन, ये अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से खिराज तहसीन पेश किया गया है पाकिस्तान नेवी को। पाकिस्तान नेवी ने बहर अरब में शानदार ऑपरेशन करते हुए अरबों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली। महज 48 घंटों में 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मेथ, 350 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम कोकेन कब्जे में ली गई, जिनकी मालियत थी $97 करोड़ 24 लाख।
अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कामयाब कार्रवाई पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया, जबकि सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 से मुंसलिक PNS यरमोक ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया। सऊदी रॉयल नेवी की कमांडर फहद अल जवेद ने इसे आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। जी, पाकिस्तानी फोर्सेस जिंदाबाद। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं मैच की। तो मैच की अगर हम बात करें तो भाई हो क्या रहा है, जनूबी अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। तो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान स्क्वाड्स का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए T20 का 15 रुकनी स्क्वाड जो है और वनडे का 16 रुकनी स्क्वाड उसका ऐलान किया है। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 में वापसी हुई है। बाबर आजम और नसीम शाह के फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, जबकि क़यादत जो है वो सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। T20 सीरीज़ 28 अक्टूबर से 1 नवंबर और वनडे सीरीज़ 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद में होगी। ओहो, फैसलाबाद वालों के तो भाई मज़े आ गए हैं, वो जा सकते हैं, मैच देख सकते हैं। और नौजवान उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल हुए हैं। तो जी, उस्मान तारिक की शमूलियत जो है वो भी इस स्क्वाड में हो गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर शामिल करते हैं। इट्स अबाउट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो कि लंदन जाके पढ़ना चाहते हैं इंपीरियल कॉलेज में, जिनका ख्वाब था। अब इंपीरियल कॉलेज की तरफ से जो है ये ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान में ओवरसीज़ कैंपस खोलने की जो ख़बरें हैं उनकी तरफ से अब इस पर तरदीद आ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि ये ख़बर जो है ये सच है और वो जो इंपीरियल कॉलेज है वो यहाँ पर शायद उसकी ब्रांच खुलेगी या उनका कोई कैंपस खुलेगा और उसमें लोग एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब मैं आपके साथ में ये खबर शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने इस खबर की तरदीद की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उनकी जानिब से जो एलामिया है वो जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि जी इंपीरियल कॉलेज लंदन जो है वो ITC लाहौर में कोई कैंपस नहीं खोला जा रहा, यानी इसका कोई कैंपस लाहौर में नहीं खोला जा रहा। अच्छा, इस एलामिया में कहा गया है कि इंपीरियल कॉलेज का कोई ऐसा मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है, हमारे तमाम कैंपस बरतानिया ही में हैं। अच्छा जी, जो इंपीरियल कॉलेज लंदन वाले हैं वो कहते हैं हमारे तमाम कैंपस जो हैं वो बरतानिया में ही हैं। तो अगर आपको इस तरह से किसी भी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से कोई ऐसी यहाँ से जो फेक कॉल्स होती हैं, यहाँ के जो लोग कॉल्स करते हैं, फेक कॉल्स करते हैं और कॉल आए कि जी आपने एडमिशन लेना है और आप आ जाएँ और हमसे मुलाकात कर लें, हम फ़लाँ बिल्डिंग में बैठे हैं, ID कार्ड भी लेकर आइएगा, पेरेंट्स की चीज़ें भी लेकर आइएगा एंड ऑल दैट, आपकी सारा सब कुछ मंगवा लें, आपका एडमिशन भी कर लें, आपसे पैसे भी ले लें, लेकिन बाद में आपको पता चले कि दैट वाज हैक और उस हैक की वजह से आपके बहुत सारे पैसे, टाइम, सबसे बड़ी बात होती है कि टाइम बर्बाद हो, तो आपने इससे बचना है। इसकी कोई ब्रांच नहीं है। अब ऐसा ही एक और स्कैम हुआ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ये सोचना भी मुश्किल है, बल्कि जहाँ पर ये सोचना भी नामुमकिन है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होते हैं वो एयरपोर्ट की हदूद में ही ज़ाहिर काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर अगर कोई फेक टोला, फेक ग्रोह, वहाँ पर अगर कोई नौसरबाज, कोई स्कैमर्स आके लोगों से लाखों रुपए लूट लें, तो यह है ना हैरान की बात। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। मैं अभी जब सुबह आई तो मेरे प्रोड्यूसर ने, फहद ने मुझे बताया कि आप ये खबर देखें। मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? तो उसने कहा ये वाक़या हुआ है और ये कितनी हैरान कुन बात है। तो डेफिनेटली हम इस इशू पे भी ज़रूर किसी न किसी मुतल्लिका हुकाम से, कंसर्न डिपार्टमेंट से किसी न किसी पे बात करेंगे। लेकिन ये खबर जो है वो चौंका देने वाली है कि मुबैना वारदात में 2 सादा लिबास अफराद ने पेशावर जाते हुए शहरी को रोका और उसे एक कमरे में ले गए। सादा लिबास अफराद ने कमरे में शहरी से पहले मोबाइल फ़ोन छीना और फिर डिजिटल करेंसी अकाउंट से $8.5 लाख ट्रांसफ़र कर लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मलीर कोर्ट में दायर दरख्वास्त में शहरी ने जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की इस्तदा कर दी। 30 सितंबर को पेश आए वाक़े पर अदालत ने SSP मलीर को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। कराची एयरपोर्ट की इमारत में शहरी से करोड़ों की डिजिटल करेंसी लूट ली गई और ये इतनी हैरान कुन बात है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इतनी सख्त सिक्योरिटी, जहाँ पर अब आप जब अंदर जाते हैं किसी को रिसीव करने के लिए, वो तब भी पूछते हैं, वहाँ पर CCTV कैमरास हैं, वहाँ का निज़ाम बड़ा मुझे जो लगता है पर्सनली कि नहीं ठीक है, सिक्योरिटी बेहतर है, अच्छी है। वहाँ पर भी इस तरह से अगर होगा तो फिर मुझे बताएं कि शहरी किस पर ट्रस्ट करेंगे। अब अगर कोई रेलेवेंट पर्सन, कोई मुताल्लिका हुक्काम, कोई मुताल्लिका डिपार्टमेंट का अफसर आपसे या किसी से भी, मुझसे किसी से भी इस तरह की चीज़ें मांगता है, तो हम तो देते हुए
एयरपोर्ट के अंदर भी हिचकिचाएंगे कि पता नहीं वो फेक है, वो रियल है या क्या है। तो डेफिनेटली इस हवाले से अब जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं उनको अपनी आइडेंटिटी जो है वो ऑफिशियली बतानी होगी कि जी जो रियल उनके जो लोग हैं, उनके जो यूनिफॉर्म है या उनके पास जो है ये कार्ड होगा, तो आपने उनसे बात करनी है, तभी बात करनी है, तो ही अब लोग यकीन कर पाएंगे। वरना इस खबर के बाद तो लोग एयरपोर्ट के अंदर भी जो है वो अपने आप को गैर महफूज जो है वो समझेंगे। तो इसके ऊपर ज़रूर जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए, उनको इसके ऊपर ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। अच्छा जी, शो में आ वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर टॉप स्टोरीज़ आपके साथ में शेयर करेंगे। न्यूज़ सेशन में जो है वो आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं भी ले लेती हूँ टी ब्रेक, आप भी थोड़ा सा टी ब्रेक ले लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। उसके बाद शो में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, वापस आ रहे हैं थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक। तो जनाब न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। टॉप स्टोरीज पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ भाई से बात करते हैं। अशरफ भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये जो खबर है ना, ये इस तरह से कराची में नादरा का सबसे बड़ा मेगा सेंटर कायम करने के लिए EOU पर अब दस्तखत जो है वो किए गए हैं। मेगा सेंटर गुलबर्ग टाउन में TMC के ताउन से ये बनाया जाएगा, जिस पर DG नादरा सिंध आमिर अली खान ने दस्तखत किए। ये सेंटर हफ्ते में 6 दिन 24 घंटे खिदमात फराहम करेगा, जिसमें पासपोर्ट, थैलेसीमिया टेस्ट, असला लाइसेंस और बुजुर्ग शहरियों के लिए अलग काउंटर्स भी शामिल होंगे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का नादरा जोनल दफ्तर भी इसी इमारत में कायम किया जाएगा, जहां आयशा मंजिल, सखीसन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, FB एरिया और लियाकताबाद के जो शहरी हैं इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। इस तरह के जब सेंटर्स बनते हैं तो कितना बेहतर हो जाता है आवाम के लिए, कितना सुकून हो जाता है आवाम के लिए। और आपको लगता है कि जब जितने ज़्यादा सेंटर्स होते हैं, जितने ज़्यादा आवाम इनरोल होते हैं, तो इससे जो है जो क्राइम है या फिर ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं इसमें भी थोड़ी बहुत कमी आ जाती है? देखिए सबा, जो नादरा का जो सिस्टम है जदीद टेक्नोलॉजी पे अब चेंज हो गया है। और उसके बाद जो मेगा सेंटर का क्याम है, यानी कि हफ्ते में 6 दिन जो ये 24 घंटे अपनी सर्विसेज देगा। मेगा सेंटर का जो ये क्यों आया, कराची में ऑलरेडी जो है 4 हैं, एक और ये ऐड हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। बाकी दीगर सेंटर हैं जो कि अपने ऑफिस आवर्स में काम करते हैं। मैं सब समझने की ज़रूरत ये है कि कराची मरदमशुमारी से हम आते हैं कि 2 करोड़ की आबादी है, और अगर 2 करोड़ में 10% लोग जो है नए शनाख्ती कार्ड बनाने जाते हैं या पुराने शनाख्ती कार्ड को दोबारा वो करने जाते हैं, तो अब आप देखें कि 40 या 50 जो नादरा के सेंटर हैं वो क्या फुलफिल कर पाएंगे? सही। मतलब 2 करोड़ का 10% भी लें तो 20 लाख बंदे बनते हैं। 20 लाख। तो 20 लाख बंदे को केटर करने के लिए आपको चीज़ें चाहिए, इसलिए आप ऑनलाइन सिस्टम पे गए, डिजिटल पे गए, उसके बाद 24 आवर्स मेगा सेंटर पे गए। और आप यकीन करें कि शायद आपका वास्ता पड़ा होगा नादरा दफ्तर में, अगर आप जाएँ तो आप टोकन दे के ना आपको इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग ऑलरेडी होते हैं, 200-300 लोग वेट कर रहे होते हैं, फिर आपकी चीज़ें होती हैं। तो हमें ये अब आवाम को भी बताएं कि अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। आप नादरा की वेबसाइट पे जाएं, और जैसे कि नया शनाख्ती कार्ड बनाना है तो बहुत सिंपल है कि आपके जो बच्चा जो 18 साल का हो रहा है, तो एज सून एज पॉसिबल 18 साल का होता है तो आप उसकी अप्लाई कर दें। अब ऑनलाइन में ये है कि नादरा का जो ऐप है वो डाउनलोड करें, और उसी में जो तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, उसकी थंब इम्प्रेशन वगैरह वो आप अपलोड कर दें और फीस भर दें। तो उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड आ जाएगा, जो मतलब आपको वहाँ विजिट नहीं करना पड़ेगा। मगर नादरा सेंटर में जैसे दूसरी सर्विसेज हैं, पासपोर्ट का हो गया, असला लाइसेंस का हो गया, बाकी टेस्टिंग का TMC के टाउन के साथ मिलके ये कर रहे हैं। तो सेंट्रल आपको पता है, आप भी सेंटर में रहती हैं, मैं भी सेंटर में रहता हूँ, तो सबसे बड़ा है ज़िला। और अगर आप देखें आबादी के लिहाज से भी, क्योंकि नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नाज़िमाबाद, फिर आपका FB एरिया, अब इसमें ब्लॉक्स देखें, फेडरल में 22 ब्लॉक्स हैं। 22 ब्लॉक्स हैं, यस। आप अगर नॉर्थ नाज़िमाबाद में जाएं तो वहाँ पे ब्लॉक ABCDEF करके है। तो इसी तरीके से नॉर्थ कराची में सेक्टर वाइज है। तो नॉर्थ कराची अगर आप देखें तो सबसे बड़ी आबादी वाला अगर हम देखें, सखी हसन से क्रॉस करते हैं तो आप जाते जाएँ जैसे नहीं, वो तो जाते जाओ ख़त्म ही नहीं होता। तो वहाँ पे कराची की आबादी आप यकीन करें हब डैम के करीब पहुँच गई है। तो इतनी बड़ी आबादी वाले शहर के लिए अब वहाँ पे कम से कम मेरे हिसाब से, जो मैं अपनी देख रहा हूँ, जो वहाँ पे जाता हूँ मैं नादरा पे लोगों को देख के, तो आपको ज़्यादा मेगा सेंटर या आपको दीगर सेंटर्स खोलने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे मेगा सिटी है, बड़ी आबादी वाला शहर है। और ये जो सर्विस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा डिजिटल और वहाँ पे जाकर जो 2 नंबरी होती है, और जो
एक आपके प्रोग्राम से मैं एक मैसेज दूंगा, जो वहाँ पे आप जाएं शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट बनाने, बाहर एजेंट्स खड़े हुए होते हैं। सही। ये पूरा आपका सरकार, तमाम हुकूमत, तमाम इदारे वो कहते हैं अपनी पर्सनल डाटा किसी को नहीं दें। सही। ठीक है, वो पर्सनल डाटा शेयर करते हैं, वो कॉपी लेते हैं, उसके बाद फिर स्कैम होता है। तो कोशिश करें कि आप खुद जाएं। देखें, पासपोर्ट में सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट्स ये 10 उंगलियों के ज़रूरी हैं, आपका इसका मतलब जाना लाजमी है। और शनाख्ती कार्ड में आपके थंब इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन, ठीक है, वो अपडेट होता है। तो ये आप खुद जाएं और खुद जाके करें, किसी एजेंट को अपना डाटा नहीं दें। देखिए, एजेंट को देने से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि अब हो गया बायोमेट्रिक सिस्टम। बायोमेट्रिक क्या कि थंब इम्प्रेशन वगैरह पूरी उंगलियों के निशान वो जाते हैं, डाटा वो कंप्यूटर पे अपलोड होते हैं और फिर ये आगे प्रोसेस होता है। ये सिंपल सादी आसान बात है। और लोग जो हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम एजेंट को दे देंगे, सब गलत तरीका है। आप अपना ज़ाती मालूमात किसी को ना दें, या आपने भी कितनी दफ़ा बोला है, बिल्कुल, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी बर्थ सर्टिफिकेट, मेरी माँ का नाम, मेरे वालिद का नाम, ये सब उस डाटा पे लिखा हुआ होता है। मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है, मैं क्या, तो ये आप थर्ड पर्सन, जिसको आप अननोन पर्सन है, जिसको आप जानते नहीं हैं, बच्चों को हम क्या बोलते हैं कि जिसको आप जानते नहीं, बेटा उससे बात नहीं करनी। हाँ, बिल्कुल, किसी अननोन से, स्ट्रेंजर से आपने बात नहीं करनी। जी, बच्चों को हम ये मैसेज देते हैं, तो बड़ों को भी ये मेरा मैसेज है कि आप जाके अपना डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, वो किसी थर्ड पर्सन जिसको आप नहीं जानते हैं मत दें। वो क्या पता उसका क्या इस्तेमाल कर ले। तो ये मैसेज है कि बहुत अच्छा है ये सेंटर, और मेरे हिसाब से एक नहीं और बनने चाहिए। और ये बड़ी अच्छी जो है न्यूज़ है, और ये कम्युनिटी के लिए, ओवरऑल जो कम्युनिटी है उस सराउंडिंग में, इस एरिया में, वो बड़ा इससे खुश होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा सेंटर्स होते हैं आवाम को सहूलत होती है, इलीगल एक्टिविटीज़ से जो है वो लोग बच जाते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लंबी लाइन है, लोग परेशान हैं, और लोग बहुत सारी इंदराज के लिए नहीं जा पाते, तो वो अब जाएंगे, और ये एक बड़ी अच्छी खबर है। अब यहाँ पर शो में एक ब्रेक का जो है वो वक्त हुआ है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मिलवाएंगे आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से, जो मुझे और आपको ये बताएंगे कि अगर हमारा मोबाइल स्नैच हो जाए, खो जाए, छिन जाए, गिर जाए, या फिर हमारे पास उसका जो है वो EMI नंबर ना हो, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ें ना हो जिससे कि हम अपना मोबाइल फ़ोन वापस ले सकें या डेटा हासिल कर सकें, समहाउ अगर किसी का डेटा जो है वो लीक हो जाए या कुछ हो जाए, तो क्या करना चाहिए। तो इस पर करेंगे बात छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको जिस तरह बताया था कि आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन स्नैच होने के हवाले से, कि अगर आपका, मेरा या किसी का भी मोबाइल फ़ोन छिन जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए जो अब CPLC है या दीगर जो एसोसिएशन है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की, जिस हवाले से मिनाज भाई को भी हमने शो में बुलाया था, तो वो लोग मिलके ये कोलैब करके जो है क्या कुछ कर रहे हैं, और नई पॉलिसी में क्या शिफ्ट आया है। क्या खोया हुआ मोबाइल वापस मिल सकता है, क्या डेटा लीक हो जाए तो उसके लिए कार्रवाई हो सकती है, जिसने किया है सारा कुछ क्या उसको सज़ा मिल सकती है, और अगर EMI नंबर ही ना हो तो फिर क्या मोबाइल फ़ोन वापस मिल सकता है। इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ शब्बर मलिक साहब मौजूद हैं, जो कि डिप्टी चीफ ऑपरेशन CPLC से इनका ताल्लुक है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे शो के लिए। सर ये बताएं कि अब मेरा जो मोबाइल है, लेट्स सपोज वो स्नैच हो गया, और मेरा मोबाइल स्नैच हो गया, और जाहिर सी बात है जो एक आम पाकिस्तानी की, एक आम कराची हाइट की थॉट है वो यही है कि जी ठीक है, सब्र शुक्र, अभी क्या करें, पुलिस के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, और अगर जाएंगे तो वो अपनी ही इन्वेस्टिगेशन करवाओ कि यहाँ तुम क्यों खड़े थे, इधर से आप जा क्यों रही थी, ये छोड़ें आप कि आपका मोबाइल स्नैच हुआ है, आप ये बताएं आप इधर से क्यों जा रही थी। मसला सारा ये, तो इसलिए वहाँ जाते हुए जो है वो एक गैप है, पुलिस और अवाम का एक गैप है, पुलिस के सवालात की वजह से, कि वो अवाम से ही सवाल करना शुरू कर देते हैं। अब आप लोगों ने और दीगर 2-3 जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने मिलकर एक कोलैब किया और एक अच्छी ज़बरदस्त पॉलिसी बनाई है। मेरा मोबाइल सर खो गया, अब EMI नंबर भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी खो चुका है, मैं क्या करूं? और मेरे सामने जो है वो CPLC के चीफ बैठे हुए हैं, अब मेरी हेल्प किस तरह कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। जी देखें, सबसे पहले मैं इस बात पे गुफ्तगू करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें आपका मोबाइल या आपकी कोई कीमती अशिया आपसे ले ली जाती हैं, तो सबसे पहले ये है कि चूँकि हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जिसकी आबादी 3 करोड़ है, तो दुनिया के किसी भी शहर में रहने का की एक कॉस्ट होती है, चूँकि जाहिर सी बात है। तो कराची में वन हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट
और स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए, ताकि उसको पता होना चाहिए और उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन से एरिए जो हैं वो हाई क्राइम हैं, टाइमिंग क्या है उनकी, मैंने क्या एहतियाती तदाबीर लेनी है। ये तो है प्रिवेंटिव कि हमने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना। अगर ऐसी वारदात फिर भी हो जाती है आपके साथ, तो आपने कंपोज रहना है, आपने कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं करनी जिसका कोई नुकसान हो। सही। उसके बाद आपने अपने आप को एक सेफ जगह पे शिफ्ट करना है, चाहे वो करीबी थाना हो या करीबी बाज़ार हो या कोई ऐसी जगह हो जहां अपने आप को आप महफूज तस्वुर कर सकें। सही। क्योंकि स्नैचिंग के बाद एक नेचुरल प्रोसेस है कि हर शख्स एक ट्रामा में आ जाता है। जाहिर सी बात है, वो एक फेज से गुजरता है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी देर तक उसके जहन पे रहता है। उसके बाद जब वो अपने आप को एक सेफ जगह पे मुंतकिल कर लेते हैं, तो उसके बाद एक बड़ा इजी मैकेनिज़्म, जैसा कि आपने भी कहा कि वो एक तो वो उससे चीज़ें छिन गई, वो परेशान है, उसके बाद वो एक ऐसे लेंदी प्रोसीजर में डल जाए जिसकी में उसको कोई हासिल हसूल भी ना हो। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए कराची पुलिस, बल्कि इनफैक्ट अब मैं सिंध पुलिस इसलिए कहूँगा कि हमने इस एक्सपेरिमेंट को पूरे सिंध में ले जाने के लिए हमने कोशिश कर रहे हैं हम। तो उसके अंदर पुलिस ने, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशंस ने और CPLC ने एक मैकेनिज़्म तैयार किया था और एक SOP बनाई कि जो पुराने फ़ोन हैं, जो इस्तेमाल शुदा फ़ोन हैं, उनकी सेल और परचेज़ के लिए एक मैकेनिज़्म बनाया कि हर फ़ोन बिकने से पहले तस्दीक होगा CPLC के कॉल सेंटर से। ओके। अब ये एक बड़ा आसान सिलसिला है कि आपने सिर्फ 1102 पे फ़ोन करके अपनी वारदात की या मोबाइल स्नैचिंग की इतला करनी है। आपसे ज़रूरी कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाएगी जिसमें यकीनन आपका IMEI नंबर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं ये फ़ोन करके कहता हूँ कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई और मेरे पास गाड़ी का नंबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर कंप्लेन कैसे होगी। सही। तो मेरी सब लोगों से, शहरियों से ये दरख्वास्त है कि या तो आप डब्बा संभाल के रखें, सही, और अगर डब्बा नहीं है तो उसका IMEI अपने पास कहीं लिख के महफूज कर लें। अगर नहीं है सर तो फिर क्या करें? देखिए, फिर भी उसका एक रास्ता है। हाँ। उसका एक तरीकाकार है। टेक्निकली वो डिग आउट हो सकता है, पर वो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अच्छा, ठीक है ना। तो वो मासेस के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हर आदमी को ये सहूलत दी जाए। अच्छा, अगर किसी का डेटा लीक हो जाता है, ठीक है, इस सारे प्रोसेस में, तो वो क्या कर सकता है? देखिए, डाटा लीक होना इज़ अ डिफरेंट, वो साइबर क्राइम का एक चीज़ आती है कि आपका फेसबुक या आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए। वो तो जाहिर सी बात है कि हमने प्राइवेसी सेटिंग्स, चूँकि लोग इतने अवेयर नहीं हैं और वो एक्सेस दे देते हैं। चूँकि आपका चाहे व्हाट्सएप भी हो तो उसमें आपके 2 सिक्योरिटी कोड्स होने चाहिए। अगर एक आपका ब्रेक भी हो जाता है तो दूसरा जो है वो वेरीफाई ना हो सके। इस वक्त मेरे फ़ोन पे भी डबल कोड लगे हुए हैं, ताकि चूँकि अगर एक मेरा ब्रेक हो जाता है तो ये तो साइबर क्राइम का एक चैप्टर है अगर आपका डाटा लीक हो जाता है। दूसरा ये है कि मैं आपसे सिर्फ ये आपके फोरम से मैं ये बात करना चाहूँगा कि देखें, क्राइम का रिपोर्ट होना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगर क्राइम रिपोर्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमें उसके प्रॉपर फिगर्स नहीं पता चलेंगे कि एक्चुअल क्राइम क्या है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो मोबाइल स्नैचिंग है वो अंडर रिपोर्टेड है। अच्छा, अगर हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो हम समझते हैं कि कम है। ये कितनी फ़ीसद कम है इस पे यकीन कोई हतमी बात नहीं की जा सकती, बट वो कम है। अगर हम मीडिया के थ्रू और वैसे भी वर्ड ऑफ माउथ से ये बात अगर बताएंगे कि आप काइंडली रिपोर्ट करें, और उसके लिए आपको एक सिंगल कॉल करनी है, ना आपको लाइन में लगना है, ना आपको जाना है। और उस कॉल की भी सहूलत ये है कि वो 24 घंटे आप कर सकते हैं। जो कॉल सेंटर है उसकी सहूलत 24 घंटे मुहैया है। ऐसा नहीं है, जब आप फारिग हों, जिस वक्त फारिग हों, आप उनको फ़ोन करें। उसके बाद अगर आपको 3 फ़ायदे होंगे उसके। एक ये है कि अगर आपकी सिम किसी क्राइम में यूज़ होती है तो आप बता सकते हैं कि आपने अपना इंसिडेंट रिपोर्ट किया हुआ है, और उसको हम वेरीफाई भी करते हैं। नंबर 2, अगर आपका फ़ोन सेट किसी क्राइम में या गलत एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है तो तब भी आप सेफ़ हैं, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव रिपोर्टेड। अगर आप ऐसा नहीं करते
तो फिर आपको एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस ज्वाइन करना पड़ता है जो कि थोड़ा लेंदी है। अच्छा। तो उससे बेहतर है कि एक फ़ोन कॉल से अगर हमें 3 फ़ायदे हो रहे हैं, हाँ। कि हम सेफ भी हो रहे हैं, और अगर किसी क्राइम में हमारा इक्विपमेंट यूज़ भी हो रहा है तब भी हम रिपोर्टेड कंसिडर किए जाएंगे। और नंबर 3 है कि अगर वो फ़ोन बाज़ार में बिकने आता है जी, तो फेयर चांस है कि वो फ़ोन रिकवर हो जाए। ओके। और अभी हमने 800 फ़ोन रिकवर किए हैं। अच्छा। और हम उनके जो अच्छा सर, ये जो फ़ोन ट्रैक करने का सिलसिला होता है कि फ़ोन लोगों के ट्रैक भी हो जाते हैं, कि होता है ना कि यानी कि अगर कहीं खो गया या कहीं किसी जगह पे गिर गया तो लोग कहते हैं कि हम अगर रिपोर्ट करते हैं या पूछते हैं आप लोगों से तो आप ट्रैक भी कर लेते हैं। किस तरह ट्रैक कर लेते हैं? उसके लिए किस चीज़ की अप्रूवल होनी चाहिए? क्या SOPs या क्या तकाजे जो है लोगों ने पूरे किए होते तो आप उनका फ़ोन इस तरह से ट्रैक कर लेते हैं कि अगर वो बंद भी है और किसी जगह पर गिरा हुआ भी है, यानी कहीं खो भी गया है, तो वो ट्रैक हो जाता है कि ये लोकेशन ये है, यहाँ पर है फ़ोन? देखिए जी, इसके 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज ये है कि अगर आप कॉल सेंटर पे इतला कर देते हैं, हाँ। तो हम आपका फ़ोन डेटाबेस में डाल देते हैं। ठीक है ना, ये हाँ। एक सहूलत है। ठीक। नंबर 2 है कि अगर आप फ़ोन के साथ अगर आपका शनाख्ती कार्ड या आपके कोई ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी चला गया है, हाँ। तो उसके लिए पुलिस के अंदर एक रिपोर्ट करवाई जाती है जिसको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं, NC, जिसको कच्ची रिपोर्ट भी आम शहरी ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी है FIR प्रॉपर। सही। ठीक है ना। अगर कोई ऐसा हीनियस इंसिडेंट हुआ है तो उसमें यकीनन FIR लॉन्च होगी। सही। वंस FIR लॉन्च हो जाती है तो फिर हम एलिजिबल हो जाते हैं उसको ट्रैक करने के लिए। जाहिर सी बात है कि हर चीज़ की एक SOP है, हमने उसी के तहत चलना है जो कानूनी तकाजे हैं। तो अगर FIR प्रॉपर है तो फिर उस केस को प्रॉपरली ट्रैक किया जा सकता है, उस इक्विपमेंट को, उस फ़ोन को बिल्कुल किया जा सकता है। चले जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो मोबाइल फ़ोन की चोरी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि खो जाए या फिर मिस हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सर हमारे साथ मौजूद हैं शब्बर मलिक साहब। सर अब मज़ीद किस तरह की कंप्लेंट्स आती है, जो कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं लोगों की आपके पास आती हैं, वो क्या होती हैं और वो किस तरह से आप लोग रिजॉल्व करते हैं? देखिए, हमारे पास 2 मैकेनिज़्म पैरेलल काम कर रहे होते हैं। हाँ। एक हमारा कॉल सेंटर है, ठीक, जिसका मैंने तस्करा किया कि वो 24/7 है, वो 24 घंटे ऑपरेशनल रहता है, चाहे ईद हो चाहे कुछ भी हो, वो वहाँ पर कोई ऑफ नहीं है। वहाँ पर हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे 7,700 कॉल हमें वसूल होती हैं। सही। ठीक है ना, जिसमें से मुख्तलिफ नौइयत की हैं। अच्छा। कुछ वेरिफिकेशंस हैं और कुछ इंफॉर्मेशंस हैं। ओके। ठीक है ना। हाँ। उन दोनों को मिला के ये जो है हमारे पास 7,700 कॉल्स हैं। ओके। उसके अलावा CPLC 57 फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, यानी कि 57 काम कर रही है। और उसके अंदर हमारे पास कोई भी साहिल, कोई भी कंप्लेनेंट, चाहे तो वो फ़ोन पे, चाहे ईमेल के ऊपर, चाहे फिजिकली खुद आए, दरख्वास्त दे या कुरियर करे, किसी भी सूरत में वो हमें अप्रोच कर सकता है। सही। हमें अप्रोच करना बहुत आसान है। हाँ। उसकी वजह ये है कि हमारे इस शहर के अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 8 ऑफिसेज हैं। ओके। जो सुबह 9 से लेके रात 9 तक ऑपरेशनल रहते हैं। ऑपरेशनल आप वहाँ जा सकते हैं। हाँ। वो आपकी बिल्कुल मावनत भी करेंगे और आपको वो हेल्प भी करेंगे, जो भी आपका इशू। सही। अशरफ भाई, पूरी डिटेल सर ने बताई कि किस तरीके से जो है वो बताया जाएगा लोगों को कि जी आपका फ़ोन की तरह लोगों ने जो है वो क्या क्या SOPs रखनी है, लोगों ने जो है वो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप बताएं, ये जिस तरीके से एक नई पॉलिसी सामने आई है कितनी बेनिफिशियल लग रही है, और क्या वाकई लोग अब से EMI नंबर और मोबाइल फ़ोन की तमाम तर चीज़ें अपने पास रखना शुरू करेंगे? देखिए सबा, इसके लिए ज़रूरी है कि आगाही मुहिम ना। अच्छा, हमारे यहाँ अगर जैसे शब्बर साहब ने बताया कि 3 करोड़ की आबादी है, और हाँ। मैं तो PTA की तरफ से जाऊँगा। PTA की तरफ से देखें तो जो टोटल मुल्क की आबादी उसमें 19 करोड़ लोगों के पास मोबाइल हैं। हाँ। तो कराची में देखें उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। और जो मूवमेंट है हमारे यहाँ, जैसे इन्होंने कहा, आप उसको सारी प्रिकॉशंस देखनी पड़ेगी, आपकी जो मूवमेंट है वो सारी। हाँ। तो वो ज़रूरी है, वो ख़ास तौर से जैसे कि मैं अपना बताऊँ, मैं निकलता हूँ तो मैंने आदत की हुई है कि मैं निकलता हूँ तो ये, क्योंकि इनसे पहले अहमद चुनाए जानते हैं CPLC चीफ रह चुके हैं, तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी है। हर वक्त वो ये बोलते हैं कि जब आप निकलो तो आप डोंट स्टे, यानी रुकते हुए आप मत जाओ। अच्छा। आप अगर आप एक जगह से निकल रहे हो, जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, तो वो कहते हैं रुको नहीं। जब आप रुकोगे, जितना स्टे करोगे उतना चांस मिलेगा वो आके आपको
अटैक करे। अच्छा, ठीक है, अगर आप निकल रहे हैं तो शब्बर साहब भी बताएंगे क्योंकि इनकी पूरा प्रोसीजर होता है। हाँ। अब मैं जैसे घर से निकला तो मुझे सीधा है कि ऑफिस आना है या कहीं जाना, अगर मैं जितना रुकूंगा ना तो जो दूसरे क्रिमिनल्स जो हैं उनको एक्टिविटी का चांस। अब मैं निकल रहा हूँ, मैं पहले बैंक जा रहा हूँ, फिर मैं आगे जा रहा हूँ, सिगरेट लेने रुक रहा हूँ या मैं कुछ और लेने रुक रहा हूँ, 10 चीजें लेते हुए जा रहे हैं। तो जितना मैं स्टे करूंगा मेरा चांस जो है इम्पैक्ट स्ट्रीट क्राइम का बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मतलब मेरा ये ख़ास तौर से कि बैंक से एटीएम से निकलते हुए एटीएम जाते हुए तो आप देखें, ठीक है, तो ख़ास तौर से ख्याल रखें रात के वक्त एटीएम, क्योंकि वो इजी एक्सेस होता है, क्योंकि इतना बड़ा शहर है। और अगर पुलिस की अगर मोबाइल की सिस्टम भी देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं, कि अगर आप जा रहे हैं और रिस्क फैक्टर पे जा रहे हैं तो आप देखें ना कितनी वीडियोज आती हैं, वो एटीएम में गया पीछे से आ गया। तो उसमें भी बैंक में लिखा होता है आप बैंक में जाएं एटीएम में तो एटीएम को लॉक करें अपने डोर को, फिर आप अपनी वर्किंग करें, फिर निकलते हुए बाहर देखें कोई है नहीं। सही। तो हमारे क्या होता है वो ईजी एक्सेस जाते हैं, डोर भी खुला हुआ पीछे से आ जाता है, फिर वो पैसे निकलवाते हैं। तो कितनी इसकी वीडियो जो इनके पास भी आती हैं। मगर जो हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि आपके सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जी, मैं इस्लामाबाद और लाहौर का बताऊं कि वहाँ जो गया हूँ तो वहाँ पे जो क्विक रिस्पांस देखा है ना मैंने जी, हाँ, वो बहुत क्विक रिस्पांस है। हाँ, और वहाँ क्राइम रेट भी कम। हाँ, ट्रैफिक कवर्निंग को थोड़ा वो वायरलेस से करता है, वो आगे वाले आप जा ही नहीं सकते ना। किसी सूरत आप नहीं निकल सकते। और ऐसा जबरदस्त फाइन लगाते हैं ना वो, तो बिल्कुल कोई सिग्नल नहीं तोड़ता है, कोई सिग्नल नहीं तोड़ते। अच्छा सर, जी मैं चाहूँगी कि आप भी लोगों को ज़रूर कोई ना कोई मैसेज दे दें कि अभी जैसे अशरफ भाई ने बहुत अच्छी बात की कि जो क्राइम एक्टिविटी है या क्राइम रेट जो है उस वक्त ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है जब आप घर से निकल के बहुत सारे काम करते हुए जाते हैं कि एटीएम से पैसे भी निकाल लेंगे तो फलाने को पैसे भी दे के चले जाएंगे, कुछ सौदा भी उठा लेंगे, कुछ चीज़ भी पिक कर लेंगे। तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि वो इस मोबाइल स्नैचिंग से किस तरह बच सकते हैं या ये रिस्क फैक्टर जो है वो कम कर सकते हैं? देखिए जी, बिल्कुल अशरफ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमें अब ट्रेंड सेट नहीं करने चाहिए। हम आते वक्त हमें थोड़ा सा, मैंने जैसे आपसे कहा ना कि हर शहर में रहने की एक कॉस्ट है, तो कराची चूँकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसकी एक कॉस्ट है कि हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना है, हमें थोड़ा सा अपने रास्तों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। वैसे ही कराची में इतना ट्रैफिक है कि आप टाइमिंग के हिसाब से आप अपना रूट खुद प्लान करते हैं कि जी दोपहर को यहाँ स्कूल 2 पढ़ रहे हैं तो मैंने इस एरिया को बाईपास करना है, शाम को यहाँ ट्रैफिक होगा, यहाँ पर बाज़ार है, जो भी चीज़ें, तो वन हैज़ टू बी दैट मच स्मार्ट कि वो अपने आप को प्लान कर सके और कोई ट्रेंड ऐसा सेट ना करे कि सबको पता हो कि जैसे इन्होंने कहा कि उसकी रूटीन है कि वो रुकता रुकता जाएगा। आप जितना रुकेंगे ये बात ठीक है, आप उतना एक्सपोज होंगे, आप सॉफ्ट टारगेट होंगे। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। एटीएम यकीनन जैसे कि इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पर हमें रात को वो एटीएम यूज़ करने चाहिए जो सेफ जोन में हो, जैसे पेट्रोल पंप्स के ऊपर लगे हुए हैं या दीगर ऐसे बाज़ारों में जहाँ पर आप लगता है कि मॉल्स के अंदर भी हैं, तो वहाँ पर आप जो है उनको यूज़ करना अपनी प्रेफरेंस रखें। यकीनन ये 100% तो मुमकिन नहीं होगा जी। और दूसरा मैं आपके तवज्जो से एक और बात भी करना चाहूँगा कि देखें एक सर्कल है जी। क्राइम होना, उसके बाद उसका रिपोर्ट होना, उस रिपोर्ट के लिए आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना जी। और उसके बाद हमारे लिए एक और चैलेंज अब ये जो आ रहा है, अपकमिंग चैलेंज है कि हमें जो कंप्लेंट्स आई और जो फ़ोन हमें रिकवर हो गए जी। और उन कंप्लेनेंट्स को जब हमने राब्ता किया तो उनके नंबर स्विच ऑफ है। ओके, तो वो काइंडली वो नंबर हमें दें जो उनके इस्तेमाल में हो और जब उनसे राब्ता किया जाए तो हो जाए। उसके बाद हमें एक और प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है कि उनके मजीद कौन से नंबर है, तो मजीद कौन से नंबर है। हाँ, तो वही नंबर दें जो आपका इस्तेमाल में हो, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर हो। और मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है इसकी वैल्यू में कमी होती है जी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी आएगी, इसका प्राइस कम हो जाएगी। तो व्हाट वी आर ट्राइंग इज कि हम जितना जल्दी हो वो फ़ोन उसके लॉफुल ओनर को पहुंचा दें। तो उसके लिए थोड़ी सी जिम्मेदारी उनकी ये है कि वो IMEI नंबर अपना सेफ रखें और दूसरा ये है कि नंबर हमें जब वो रजिस्टर करवा रहे हों अपने, तो हमें वो नंबर दें जो उनके मुसलसल इस्तेमाल में। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शब्बर मलिक साहब हमारे शो पर आए और ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई हमारे शो पर आए। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे ढेर सारी बातें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो भाई बात करते हैं विटामिन सी के हवाले से। विटामिन सी हमारी ज़िंदगियों में कितना बेनिफिशियल है। लोग कहते हैं कि विटामिन सी जो है वो ज़िंदगी से भरपूर है, यानी ये आपकी लाइफ में एक तरह का हेल्पफुल विटामिन है जिसकी वजह से आपका रंग भी गोरा होता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो भी इन्हांस होती है। लेकिन इसके बेशुमार फ़ायदे क्या क्या हैं, स्किन वाइटनिंग से लेके स्किन ट्रीटमेंट और फिर आपकी हेल्थ और डाइजेशन तक जो है ये विटामिन सी बड़ा ही कमाल करता है हमारी ज़िंदगियों में। तो इस पर बात करने के लिए जो है हमें ज्वाइन किया है रमशा सिद्दीकी ने, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन भी हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। डॉक्टर रमशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि विटामिन सी जो है उसके कितने फ़ायदे हैं और विटामिन सी हमारी लाइफ में क्या अहम किरदार अदा करता है इन सेंस ऑफ ब्यूटी, इन सेंस ऑफ हेल्थ? विटामिन सी को अगर देखा जाए तो तमाम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसके फ़वाइद आम तौर पर तकरीबन सबको ही पता होते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ खुसूसी फ़वाइद की बात करूं तो जैसे कि आपने पहले जिक्र किया कि हमारी स्किन की ब्राइटनिंग और ओवरऑल एस्थेटिक जो हमारी ब्यूटी होती है स्किन की, उसके हवाले से तो इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। लेकिन इसके साथ साथ विटामिन सी का हमारी बॉडी के जो डेफिशिएंसीज हैं उसको प्रिवेंट करने में भी बहुत बड़ा अमल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें विटामिन सी, अगर उसकी खुसूसियत, तो विटामिन सी बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि हमारी बॉडी में पैदा होने वाले बनने वाले मुज़र जो केमिकल्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट करने में हेल्प करता है। ठीक। ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उसको भी बढ़ाने में विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्किन वाइटनिंग के लिए ना विटामिन सी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो स्किन की बेहतरी के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन रिजुविनेशन के लिए और उस ग्लो के लिए इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है? इसको किस तरह जो है वो इनटेक में शामिल किया जाए? विटामिन सी का इनटेक इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज पॉसिबल जिसको आप अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हैं। हाँ। सप्लीमेंट से ज़्यादा जोर अगर हमारा फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स पर हो तो विटामिन सी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो हम इजीली पूरी कर सकते हैं। सबसे जो एक अहम खुसूसियत है विटामिन सी की, वो ये है कि ये हमारी स्किन का जो कोलेजन होता है, जो कि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी होती है जी, उसको बरकरार रखने में हेल्प करता है जी। तो दिन में अगर आप एटलीस्ट 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड 2 सर्विंग्स ऑफ फ्रेश रॉ फ्रूट्स रखेंगे तो आपके विटामिन सी का डेली इंटेक इजीली पूरा हो सकता है। अच्छा, तो ये डेली इंटेक इसका पूरा हो सकता है। अच्छा ये बताएं कि मजीद इसके क्या बेनिफिट्स हैं हेल्थ के ऊपर, क्या इसके इम्पैक्ट्स होते हैं? जैसे कि हमने स्किन रीजनरेशन की बात की, इसके अलावा विटामिन सी इज़ ऑल्सो एंटी एजिंग। थर्ड जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये कि ये हमारी इम्यूनिटी के साथ साथ वूंड हीलिंग में मदद करता है, यानी खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई चोट लगती है, तो कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद बॉडी की जो वूंड है, जो जख्म है, उसको हील करने में जल्द अज जल्द आपकी हेल्प करता है विटामिन सी। इसके अलावा एक और बेनिफिट मैं बताती चलूं जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो ये कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्किन रेमेडीज़ के लिए भी विटामिन सी यानी लेमन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो हेयर मास्क भी बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, तो उसमें भी विटामिन सी होता है। तो बालों में हेयर मास्क में विटामिन सी डालना स्कैल्प के लिए, हेयर्स के लिए कैसा है? क्योंकि बहुत सारे लोग इससे कहते हैं कि जी हमने अगर बालों के सीरम में विटामिन सी जो है वो डाला है तो उससे हमें थोड़ी इचिंग फील हुई है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, इसका कोई इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है बालों के ऊपर या स्कैल्प पे? विटामिन सी इन इट्स मोस्ट नेचुरल फॉर्म, अगर हम लेमन जूस की जैसे आपने जिक्र किया बात करें, तो विटामिन सी इज अ लिटिल बिट एसिडिक इन नेचर, जिसकी वजह से जो इरिटेशन होती है स्किन की डायरेक्ट एप्लीकेशन पर वो भी हो सकती है। तो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि विटामिन सी का इस्तेमाल किसी दूसरे मीडियम में मिक्स करके किया जाए। रही बात हेयर स्कैल्प में यूज करने की, तो आई बिलीव कि जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो इसका अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट आपको एडवाइस कर सकते हैं। किसी को भी डायरेक्ट यूज विटामिन सी हासिल करने के लिए लेमन जूस का इस्तेमाल करना डायरेक्टली ऑन स्किन और स्कैल्प इज नॉट एडवाइजेबल।
ठीक है, यानी कि ये बहुत अच्छी बात है। ये अच्छा हुआ कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो आपने देखा होगा डॉक्टर अमशा कि सजेस्ट कर देते कि जी आपने लेमन जूस लेना है, फिर आपने ये लेना है, बहुत सारी वो रेमेडीज़ के अंदर कोई चीज़ें बता रहे होते हैं, तो उसमें विटामिन सी भी कहीं ना कहीं आई हर्ड अबाउट इट, और फिर लोगों की कंप्लेन भी आ रही होती है। तो आप ये कह रही हैं कि डायरेक्टली उसका इस्तेमाल ना किया जाए, बाकायदा तौर पर जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे पूछ के फिर किस तरह यूज़ करना है तो फिर उसको यूज़ किया जाए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ में एसिडिक प्रॉपर्टीज़ शामिल है। राइट? यस, ऐसा ही है। सही। अच्छा ये बताएं कि अब किसी ने जो है वो अपनी स्किन को शाइनी करना है, जिसको कहते हैं ना ग्लो लेके आना है, चमक लेके आनी है, और जो है वो स्किन टाइटनिंग करनी है, इसके अलावा स्किन ब्राइटनिंग करनी है, तो वो किस तरीके से अप्लाई करे अपनी स्किन के ऊपर विटामिन सी या लेमन? हर इंडिविजुअल की स्किन टाइप, स्किन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि किसी भी किस्म की स्किन के रूटीन स्टार्ट करने से पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि आपकी स्किन के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट है इवन इन विटामिन सी उसको एडवाइस करें। सेकेंड चीज ये है कि द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर अ ब्राइटनिंग स्किन इज टू एड लॉट्स ऑफ रॉ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे हाइड्रेटेड, बिकॉज जितना हम हाइड्रेट रहेंगे हमारी स्किन उतनी ज्यादा इलास्टिक एंड फ्रेश रहेगी, उतनी ज़्यादा जो है वो फ्रेश रहेगी। अच्छा मज़ीद बताएं कि विटामिन सी के साथ और क्या क्या चीज़ें जो है वो डाइट में शामिल की जा सकती हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ, डाइजेशन, स्किन और हेयर्स जो हैं वो भी अच्छे रहें, हेल्थ, सेहत आपकी अच्छी रहे, हेल्दी रहे। विटामिन सी के साथ साथ अक्सर आयरन डेफिशिएंसी भी हमारी हेयर फॉल एंड हमारी स्किन के ऊपर जो हाइपरपिगमेंटेशन होती है, झाइयाँ हो रही होती हैं, उनको अफेक्ट कर रहा होता है। तो विटामिन सी के साथ साथ आयरन रिच सोर्सेज, अगर खुदा न खास्ता किसी को आयरन डेफिशिएंसी है तो उससे करेक्ट करने पर फोकस करना चाहिए, जिसमें हमारे पास रेड मीट, जिसमें मटन प्रेफरेबल हम एडवाइस करते हैं इंस्टेड ऑफ बीफ, बिकॉज बीफ हैज मोर कोलेस्ट्रॉल कंपैरेटिवली। तो आप रेड मीट में मटन, पोल्ट्री में चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी आयरन की डेफिशिएंसी मजीद बढ़े नहीं और आपकी स्किन इम्पैक्ट ना हो, अलॉन्ग विद रॉ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, इसके अलावा जो नॉर्मली घरों में सैलड में डॉक्टर अमशा विटामिन सी इस्तेमाल होता है, यानी लीमू रखा हुआ होता है, और लोग जो है बहुत सारे लोग रोज़ाना सैलड में लेमन यानी लीमू ज़रूर पसंद करते हैं, उसको सालन में भी उसको जो है उसका छिड़काव कर लेते हैं, उसके ड्रॉप्स जो हैं वो गिरा लेते हैं। इसके अलावा वैसे भी वो जो है उसके ऊपर चाट मसाला या कोई चीज़ लगा के जो खा रहे होते हैं, स्पेशली अगर हलीम रखा है या नहारी है या फिर ऐसे कोई मज़े के स्पाइसी सालन है, तो क्या डाइजेशन का उससे बड़ा फ़ायदा होता है? यानी अगर आप स्पाइसी फूड के साथ आपने लेमन यानी लीमू रखा हुआ और आप खा रहे हैं तो उससे आपको डाइजेशन में भी हेल्प होती है, और क्या ये स्पाइसेस के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको भी कम करता है मैदे में? विटामिन सी स्पाइसेस के इफेक्ट्स को कैंसल आउट नहीं करता। इट इज जनरली एडवाइज्ड कि हमें जो खानों में अपने स्पाइसेस हैं जो इंडियन पाकिस्तानी खानों में बहुत ज्यादा तेज रखे जाते हैं, उनको कम ही रखना चाहिए। सेकंड बात, वेजिटेबल सैलड्स में, फ्रूट सैलड्स में लेमन जूस का इस्तेमाल करना इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन, वो जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। जिस चीज से हमें गुरेज करना चाहिए वो एक्सेसिव सॉल्ट का सैलड के ऊपर इस्तेमाल, और इसके अलावा चाट मसाला, बिकॉज वो भी बहुत एक्सेसिव सोडियम हमारी बॉडी में जो है प्रोवाइड कर रहा होता है। सही। तो एक परफेक्ट हेल्दी सैलेड जो है वो क्या हो सकती है? परफेक्ट हेल्दी सैलेड की अगर हम बात करें, अगर हम भरपूर ऑफ विटामिन्स, यू नो, फुल ऑफ विटामिन्स। So for that we advise कि आप at least 3 to 4 different colorful vegetables का एक सैलड 1 बोल की सर्विंग बनाएं, और एक पर्सन की 1 बोल की सर्विंग आप कंज्यूम करें at least 2 times a day, यानी कि लंच में। उसमें अगर हम कलरफुल वेजिटेबल्स की बात करें, यू कैन स्टार्ट विद आइसबर्ग्स, लेटस, क्यूकम्बर्स, इसके अलावा टोमेटोज एंड ऑल्सो एड सम ऑनियंस इन इट। अगर आप बीट यानी कि चुकंदर का इस्तेमाल भी करते हैं तो दैट इज एन एडिशनल बूस्ट टू योर सैलड। इस तरह अगर आप अपने सैलड प्लेट को देखें तो इट हैज कलरफुल वेजिटेबल्स इन इट व्हिच वुड प्रोवाइड यू मैक्सिमम विटामिन्स इन इट्स बेस्ट फॉर्म पॉसिबल। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमशा जो है वो हमारे साथ मौजूद थी और आज हमें वो बता रही थी विटामिन सी के बहुत सारे फ़ायदे। और देखिए जी, विटामिन सी जो है वो सैलेड से लेकर
आपकी ज़िंदगी में आपकी ब्यूटी तक, यानी ब्यूटी से लेके सैलेड तक और सैलेड से लेके आपकी आम ज़िंदगी में आपकी डाइजेशन तक अहम किरदार अदा करता है। और ये जो बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं विटामिन सी से रिलेटेड या सीरम के अंदर उसकी मौजूदगी से रिलेटेड, वो भी जो है कॉन्सेप्ट्स आज जो है वो बड़े क्लियर हुए हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपके साथ में ऐसी चीज़ें शेयर करें जो कि आपके क्वेश्चंस मुझे आते हैं। मुझे 2 लोगों ने जो है वो इंस्टाग्राम पर विटामिन सी के हवाले से पूछा था कि हमने विटामिन सी ये लेमन जूस जो है उसका इस्तेमाल एक सीरम घर में बना के किया था तो उससे इचिंग हो रही थी। तो अभी उन्होंने कन्फर्म किया कि डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, हमेशा डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से पूछें कि आपने क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, या फिर जो रेमेडीज़ आपको बताई जाती हैं वो डेफिनेटली स्पेशलिस्ट तरीके से उनको पूछ के बताई जाती हैं, उनको आपने फॉलो करना है। और पहले पैच टेस्ट किया करें, सारी चीज़ें एक साथ अपने फेस पे या हेयर पे या बॉडी पे ना अप्लाई करें। चलिए जी, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर एक और मज़े का टॉपिक आपके साथ में शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हेयर फॉल से रिलेटेड। आपको पता है कि जब सर्दियां आती हैं तो लोगों के बाल जो हैं वो झड़ना गिरना शुरू हो जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता, कितने भी जो है वो शैम्पू इस्तेमाल कर लें समझ में नहीं आता, चेंज करके देख लें प्रोडक्ट समझ में नहीं आता, लेकिन करना क्या चाहिए। तो हेयर फॉल के लिए और इसकी रोकथाम के लिए, यानी बालों की मजबूती के लिए, बालों की सेहत के लिए, बालों को गिरने से बचाने के लिए करना क्या चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी जो हर्बलिस्ट हैं, हमारे शो की बड़ी रेगुलर गेस्ट भी हैं, मेरी और आपकी फेवरेट हुमैरा जो है हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि अब लोग जो है सर्दियों में बड़ा परेशान होते हैं हुमैरा कि बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, अब इनके लिए क्या करना चाहिए? कोई अच्छी सी रेमेडी, कोई क्विक रेमेडी हमें बताएं कि बालों को गिरने से रोकने के लिए क्या करें, खुश्की दूर करने के लिए क्या करें, और बालों की मजबूती यानी घने और लंबे करने के लिए क्या करें। आप हमेशा से जानती हैं कि जब आप रेमेडी बताती हैं ना तो लोग बड़े गौर से सुनते भी और फॉलो भी करते हैं जी। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली होता ये है कि हम सर्दियों में जो है ना सिर्फ चेहरे को और बॉडी को मॉइस्चर कर रहे होते हैं, हमारे बालों को भी मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है जो कि हम नहीं दे रहे होते हैं। अब मॉइस्चर किस तरह मिलेगा? मॉइस्चर इस तरह मिलेगा कि हमें बहुत सारी चीजों को अप्लाई करने के बजाय हम कोशिश करें कि हम छोटी सी ऐसी रेमेडी बता दें कि जो हर कोई इजीली अवेलेबल भी हो और वो यूज कर सके। मैंने अभी एक चैनल पे मैंने शो में बताया था, सीरम बताया था एक बालों का जो कि इजीली बन सकता है। अच्छा। आपने एलोवेरा जेल लेना है। हाँ। और अलसी का 1 चम्मच 1 कप पानी में आप उसे पका लें। जब वो जेल बन जाए तो दोनों को हम वक्त देना है हमने, यानी अलसी का जेल भी और एलोवेरा का जेल भी, दोनों को हम वजन मिक्स करके उसका दुगना हमने उसमें पानी ऐड करना है और ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। ये आपका सीरम रेडी हो गया जो स्प्रे बॉटल में डाल के आपने बालों में स्प्रे करना है। आपका मॉइस्चर खुद ब खुद बालों के अंदर चले जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ना बाल टूटेगा, झड़ेगा भी नहीं। और इस दौरान अगर आप उसको, जैसे हम लोग मीडिया से रिलेट करते हैं तो हम जैसे ब्लो ड्राई हो गया, स्ट्रेटनिंग हो गई, हम बालों को करते हैं तो प्रोटेक्शन के तौर पे भी हम पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको बचाएगा उस हीट से। सही, प्रोटेक्शन के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया अलसी का तेल हुमैरा। अच्छा अब बहुत सारे लोगों का क्या होता है, स्कैल्प बड़ा ड्राई हो रहा होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू होता है कि वो ना अगर जब अपने बाल वॉश कर रहे होते हैं तो उसके बाद उनको स्कैल्प पे ईचिंग हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, खुश्की होती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप ये कीजिए कि आपने लेना है मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि इस जो आपको सूट करता है, यानी कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, दोनों ऑयल में से कोई एक ऑयल आप चूज कर लीजिए। उसमें आपने, जैसे अगर आपने 100 ml मस्टर्ड ऑयल लिया है तो उसके अंदर आपने उसका आधा ग्लिसरीन ऐड करना है। ठीक है, ये नुकसान नहीं देगा। ये दोनों आप ऐड करके रख लीजिए। इसमें आपने पिंच काली मिर्च डाल देनी है बस। ये काली मिर्च ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मिर्चें लगेंगी, मैंने पिंच कहा है वो इसलिए कि उसको खोल के वो पोर्स में पेनिट्रेट हो जाएगी, आपके ऑयल जो है वो पेनिट्रेशन हो जाएगा। आप देखिएगा कि आपकी इचिंग भी खत्म हो जाएगी, आपका जो स्कैल्प ड्राई हो रहा है वो नॉर्मलाइज की तरफ आ जाएगा। प्लस ये कि आपने शैम्पू वो यूज नहीं करना जिससे बहुत ज्यादा झाग बनते हैं। आपने मॉइस्ट शैम्पू यूज करने। आजकल मार्केट में आम मिल रहा है सल्फेट फ्री शैम्पू। आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज कीजिए। नहीं करना आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज तो रात को
10-12 रीठा जो है वो भिगो के रख दीजिए आप पानी में, तो वो जब सुबह देखिएगा वो सोक हो जाएंगे, तो उसको मसल के अच्छी तरह छलनी में छान के उस पानी से आपने वॉश करना है, वही आपका शैम्पू है। अच्छा, वही शैम्पू जो है वो बन जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि बाल शाइनी कैसे हों, स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो होते हैं, उसके लिए क्या किया जाए, और रेगुलर मतलब अगर आपने सर में अपने मसाज करना है तो उसके लिए कौन सा जो है वो ऑयल इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मीडिया में काम करते हैं या फैशन शूट्स के ऊपर होते हैं या उनका ताल्लुक फैशन से होता है, जिनको रोज़ाना ब्लो ड्रायर करना है, अच्छे बाल बनाने हैं, वो फिर कौन सा जो है वो ऑयल अप्लाई करें अपने सर पे। और इसके अलावा उमेरा, आपने ये भी बताना है कि जो नॉर्मल लोग जब शादियों में जा रहे होते हैं तैयार होके और उनको अपने बाल अच्छे करने होते हैं, उनके चमक भी आए, शाइन भी आए और वो बड़े जो है वो ज़बरदस्त लगे, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, कहीं किसी तकरीब में जाने से पहले बालों के ऊपर क्या लगाना चाहिए? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, तो तकरीब पे जाने से पहले अगर आपने बालों को जानदार बनाना है, बल्कि मैं कहूंगी कि हफ्ते में इस दौरान जो भी सर्दियां चल रही हैं, हाँ। हफ्ते में एक बार ये मास्क जरूर लगा लें अपने बालों में। हाँ। आपने रूट से लेके टिप तक बालों में जैसे आप कलर लगाते हैं ना, इसी तरह इस मास्क को लगाना है। आपने लेना है आधा कप दही, उसके अंदर आपने लेना है या तो आप अंडा डाल लीजिए या मायोनीज डाल लीजिए 1 चम्मच। आप उस अंदर अपना कोई कंडीशनर अगर यूज करते हैं तो वो भी 1 चम्मच डाल दीजिए, वरना स्किप कर दीजिए कंडीशनर, क्योंकि वो केमिकल हो जाएगा। उसमें आपने आधा लेमन स्क्वीज करना है, और जो भी आप तेल लगाते हैं, सरसों का तेल हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया, वो 1 चम्मच ऐड करना है। ये चीजें मिला के आपने फेंट लेनी है, ये मास्क बन जाएगा। पूरे बालों में 2 घंटे के लिए अप्लाई कर दीजिए, और ऊपर से आप कोई भी शॉपर होता है ना, थैली वगैरह प्लास्टिक की कोई भी होता है, उसको रैप कर लीजिए अच्छी तरह, ताकि उसका सारा मॉइस्चर आपके बालों के अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए। ये आपने 2 घंटे लगाने के बाद इसे वॉश करना है, आपने शैम्पू करना है, निकाल दीजिए शैम्पू से अच्छी तरह। आप देखेंगे जब आपका बाल ड्राई होगा ना, उसमें चमक भी आएगी और आपको जानदार भी लगेगा वो बाल। और जब आप ब्लो ड्राई करेंगे या जो भी बाल आपने बनाना है, स्ट्रेटनर से आउटवर्ड बनाना है, इनवर्ड बनाना है, आप देखेंगे आपका बाल अलग ही शाइन कर रहा होगा उससे। तो ये लगा के ये हो गया। एंड देन मुझे मसाज का बताया, मसाज का, बिल्कुल। हाँ, मसाज के लिए आपने ऑयल लेने हैं 2 से 3, जो भी ऑयल मैं घर में मैं खुद भी बना के रखती हूँ। आपने ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है 50 ml, सरसों का तेल लेना है 50 ml, आपको बादाम का तेल लेना है 25 ml, और आपने जैतून का तेल लेना है 25 ml। ये 4 ऑयल आपने मिक्स कर लिए। आपने बिल्कुल हल्की आंच पे रख देना, बिल्कुल नुक्तों वाली जो आंच होती है। इसके अंदर आपने 1 चम्मच मेथी डालना है, आपने 1 चम्मच अलसी का डालना है, 1 चाय का चम्मच आपने कलौंजी का डालना है, और कुछ कड़ी पत्ता डाल के फ्यूम्स इसके बनने दीजिए। अच्छी तरह जलाना नहीं है बहुत ज्यादा। अच्छा। थोड़ा सा प्याज भी इसमें डाल दीजिए, ठीक है ना। हल्की आंच पे काफी देर तक पकता रहेगा। जब अच्छी तरह इसको आप देख लें एक्सट्रैक्ट निकल गया है, इस तेल को छान के रख लीजिए। जब भी आपने इस सीजन में लगाना हो, यानी सर्दी में, थोड़ा सा गर्म कीजिए। कॉटन की मदद से आपने पूरी मांग खोल के ना, कॉटन लेके ऑयल से भर के इस तरह पूरे सर में आपने लगा लेना है। सही। अच्छा, करते हैं वो वाला मसाज, ये वाला मसाज नहीं करना है हमने सर में। अच्छा, दिखा रही हूँ, देखो मेरे सर की तरफ। जी, हाँ, बिल्कुल। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, मेरी उंगलियों को देखना। जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो ऐसे आपने उंगलियां चलाते पीछे बैक की तरफ चले जाना है। सही। ये आपका फ्रंट का मसाज हो गया। इसी तरह और जब आप करेंगे तो इस हाथ से अपने हेड को कंट्रोल करके होल्ड रखिएगा। फिर आपने ऑयल लग जाएगा तो ये वाला थंब होता है ना, इससे आपने तमाम जहां ऑयल लगाया है, इस तरह प्रेस करके आपने दोनों तरफ ऐसे ही करना है। ये आपने प्रेस करना है। जितने प्रेशर पॉइंट से आप मसाज करेंगे ना, उसके बाद आपने फिंगर्स को ऐसे बालों में चलाना है। सही। ठीक है, ये मसाज आपका यही होगा, क्योंकि इसी से आपकी एब्जॉर्प्शन होगी। और अगर आप किसी और से भी कराएंगे तो जाहिर है वो तो आपने फिर मजे लेने हैं, वरना हम तो खुद कर रहे होते हैं, हमारे पास तो कोई अवेलेबल नहीं होता। तो हम तो खुद कर रहे होते हैं। लेकिन मसाज के कभी मैं अगर शो पर आई तो मैं कोई डमी लेकर आऊंगी। मैंने सोचा हुआ है कि उस डमी पे आपको
पूरा प्रॉपर मसाज किस तरह होता है, हाँ। क्योंकि हेड मसाज के साथ साथ ना पूरा पूरा आपका बैक मसाज भी होता है। ठीक, तो वो बैक की तरफ ऐसे 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 करते जाते हैं ना, तो हेड और बैक दोनों का मसाज साथ होता है। दोनों का मसाज साथ होता है। अच्छा, स्प्लिट एंड्स। स्प्लिट एंड्स, यस, मैंने लास्ट टाइम शायद स्प्लिट एंड्स का बताया भी था जी। कि किस तरह आपने उसको सीजर से कट करना है। हाँ। अच्छा, स्प्लिट एंड्स का यही होता है कि जब मैंने ऑयल, आपने देखा होगा कि मैंने अभी सुना आपने कि मैंने गरम करके कहा ना आपको जी लगाने के लिए। जी जी जी। जब आप गरम ऑयल लगाते हैं, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको स्प्लिट इस तरह बताया था ना कि ये वाले एंड्स जब जी। निकल आते हैं तो आपने इसको सीजर से निकालना है। ठीक। आपने इस तरह की लटे लेके ना, कॉटन में ऑयल लेके गरम, आपने ऐसे 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 पूरे बालों में ना इसी तरह आप ऑयल लगाना है। गरम ओके। ऑयल लगाने के बाद, ऑयल भी हमने गरम लगा लिया, हमने मसाज भी कर लिया। अब उसके बाद आपने करना ये है कि एक छोटा टॉवल लीजिए, गरम जी। पानी में या तो डिप करके स्क्विज कर लीजिए या ठंडे पानी में डिप करके स्क्विज करके माइक्रोवेव में रख दीजिए। 1 मिनट लगा के वो स्टीम वाला टॉवल हो जाएगा आपके पास। ठीक। आपने ऑयल लगा के मसाज करके वो टॉवल रैप कर लेना है पूरा बालों में, ठीक। ताकि हर जड़ के अंदर, आपके क्यूटिकल के अंदर भी हाँ। आपने जो ऑयल लगाया है वो पेनेट्रेट हो जाएगा। आपका स्प्लिट एंड्स भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा इस तरह। सही, इस तरह से स्प्लिट एंड्स भी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। चलिए जी, हुमैरा ने जो है वो हमें हेयर फॉल के हवाले से स्प्लिट एंड्स के हवाले से जो है बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ जो है वो शेयर की। हुमैरा, ऐसी कोई टिप सर्दियों में बालों के हवाले से जो आप हमारे सिटी 10 के व्यूवर्स के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, जिससे जो है उनको फ़ायदा भी हो और बाल भी उनके अच्छे हो जाएँ? आपकी अपनी टिप क्या है आज? देखो, पहली बात तो ये कि मैंने अब तक सिर्फ लगाने पे जोर दिया। हाँ। अब आप खाने पे जोर दीजिए। हम लोग जो मूंगफली खाते हैं, हम लोग जो नट्स खाते हैं, उसके अंदर कभी-कभी आपने देखा होगा दबा के अखरोट को देखना कि उसके अंदर से ऑयल निकलता है। तो वो ऑयल हमारी बॉडी में जाके पेनिट्रेट होता है। हमें जिंक वाली चीजें खानी चाहिए। ये जो नट्स होते हैं ना खाओ आप ज्यादा महंगे वाले नट्स, आप मूंगफली थोड़ी सी, जैसे 1 मुट्ठी के बराबर, ये लाजमी आप सर्दियों में इंटेक कीजिए। पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखिए, क्योंकि इसी की वजह से हमारी बॉडी और बाल डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं। हाँ। पानी का इंटेक करो, विटामिन सी जितना इंटेक कर सकते हो वो इंटेक करो। उसके अलावा नट्स आ गए। अच्छा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी बहुत ज्यादा हमारे पास सर्दियों में अच्छे आते हैं। गाजर बहुत अच्छी चीज है, गाजर का इस्तेमाल आप ज्यादा करें। एक सैलेड दोपहर में बना के खाइए, गाजर हो गई। मूली बहुत अच्छी आएगी अभी सर्दियों में। गाजर, मूली, खीरा, चुकंदर, ये 4 चीजें ऐड करके ये सैलेड दोपहर में, सैलेड रात में नहीं कहूंगी मैं खाने के लिए, दोपहर में आप लाजमी खाइए। इससे आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी और इसके आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे। और अगर मार्केट से लेकर आना है तो जिंक के कोई भी टैबलेट आप खाना शुरू कर दीजिए साथ साथ, या बायोटीन जो आजकल बहुत मशहूर हुआ है कि लोग बायोटीन लेते बायोटीन, हैं, हाँ, लेकिन सही। बायोटीन हर बंदा नहीं खरीद सकता, ना बना सकता है, क्योंकि बहुत आप एक्सपेंसिव जितने है, नट्स हाँ। आ गए ना, बायोटीन बनता ही तमाम नट्स के पाउडर से है। तो आप जितने नट्स हैं उसका पाउडर बना लीजिए और उसको दूध बना के पी लीजिए, यही आपका बायोटीन है। चलें जी, यही बातें हैं। बहुत शुक्रिया। हुमैरा जो है वो हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी कि जो है वो बालों को बेहतर किया जा सकता है, बालों में कैसे शाइन लाई जा सकती है, और जब आप कहीं किसी तकरीब में जा रहे हों तो उससे पहले आप कौन सा मास्क लगा सकते हैं, कौन सी रेमेडी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हुमैरा, आप हमारे साथ थी। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपके साथ में बात करेंगे कि डार्क पर्सनैलिटी क्या होती है, ये कौन सी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, क्या ये हमारे इर्द गिर्द होती हैं, या फिर हम इनसे इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये डार्क पर्सनैलिटी। इस पे होगी बात छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बात करते हैं डार्क पर्सनैलिटीज़ की। और ये जो डार्क पर्सनैलिटीज़ होती हैं ना, ये डार्क पर्सनैलिटीज़ हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हमें शायद पता नहीं होता, या पता होता है तो हम शायद इस वजह से चुप हो जाते हैं कि हमें उनका जो लुक है या उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है कि वो कमगो हैं, वो बड़े डिसेंट हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, तो डेफिनेटली उनमें थोड़ा एटीट्यूड तो होगा, थोड़ा सा वो अपनी एक पर्सनैलिटी तो दिखाएंगे, तो इससे बहुत सारे लोग इम्प्रेस भी हो जाते हैं। लेकिन क्या हो, व्हाट इफ़ कि उनकी यही पर्सनैलिटी बाद में जब किसी लड़की से शादी के बाद या किसी लड़के से किसी लड़की की शादी के बाद जो है ये बात सामने आए कि वो तो नार्सिसिस्ट हैं, वो तो ऑब्स्टिनेट हैं, वो तो ज़िद्दी हैं, वो तो अपनी लाइफ को वन चलाना चाहते हैं,
तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, और ये डार्क पर्सनैलिटीज़ की जो पहचान है वो है क्या, हमारे इर्द गिर्द ये लोग काम करते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि डार्क पर्सनैलिटी सिर्फ नार्सिसिस्ट ही होते हैं, इनकी कई इकसाम होती हैं, इसमें साइकोपैथ भी होते हैं, और इसमें जो है वो ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने बचपन की वजह से किसी ट्रॉमा में चले जाते हैं, और उस ट्रॉमा की वजह से वो हर किसी को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे उनको बचपन में ट्रीट किया गया होता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सुहेब हमारे साथ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैं अल्हम्दुलिल्लाह करूँगा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, पहला सवाल तो मैं वही करूंगी जो मैं इंट्रो में बात कर रही थी कि अगर किसी लड़की को मतलब किसी लड़की का प्रपोजल आया या किसी लड़की ने किसी लड़के को पसंद किया है, वो लड़का जो है उसकी पर्सनालिटी बड़ी कोई डैशिंग है, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत रिच है, बहुत पढ़ा लिखा है, कम गो है, और लोगों की नज़रों में या सोसाइटी में उसको कहा जाता है जी वो बहुत कम गो है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही हैज़ डैशिंग पर्सनालिटी, उसके पास इतना पैसा है, इसलिए वो अपनी किसको कहना चाहिए शशकों में रहता है, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखता है लोगों से ना, थोड़ा क्लास है। लेकिन बाद में पता चले कि वो क्लास नहीं है, वो थोड़ा सा जहन का प्रॉब्लम है, वो नार्सिसिस्ट है, वो साइकोपैथ है, वो किसी ट्रॉमा का शिकार हुआ था, वो इसलिए लोगों से बात नहीं करता कि अगर वो बात करेगा शायद लोगों को बड़ा बुरा लगे, वो अगर बात करेगा तो वो लोगों को हर्ट करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में लड़की हो या लड़का, दोनों ही अपने पार्टनर को कैसे डील आउट करें? देखें, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि एक हिडन इनसाइड ऑफ दी उसके सोल में, हिडन पर्सनालिटी के अंदर वो उसके अंदर शामिल है। हाँ। कि वो बज़ाहिर ज़ाहिरी तौर के ऊपर जो है ना वो नज़र तो कुछ और आ रहे हैं। हाँ। लेकिन बाद में जो है जब उनके साथ एक सेट ऑफ लाइफ की तमाम रूटीन ऑफ वर्क लेकर आते हैं तो वहाँ पर आकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन से जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। उसमें कम्युनिकेशंस हो, कन्वर्जेशंस हो, एक्टिविटीज़ हो, या जो भी एप्लीकेशंस वो अप्लाई करते हैं। तो मीनवाइल इस हिडन एक ट्रुथ है ये बेसिकली, और इसको कैसे हम ऑप्टिमाइज़ करें, ये बेसिकली जनरेट हो रहा होता है इंसान की अपनी सेल्फ लर्निंग बेसिस के ऊपर, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है। तो इट सेल्फ जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने इस बात को बिल्कुल लाइटन किया कि एक ग्रोइंग एज में किसी पर्सन के साथ किसी भी तरीके की कोई ऐसी सैडेंड इवेंट हो जाए या उसको इग्नोरेंट किया जाए, अवॉइड करती है सोसाइटी, माशरा उसको अवॉइड करता है, तो उसके अंदर ये सेल्फ जनरेशन भी स्टार्ट हो जाती है कि वो एक डार्क पर्सनालिटी अपने साथ लेकर के चल रहा होता है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में एक ऑब्जर्वेशन में अगर देखा जाए, क्योंकि मैं एज ए एजुकेशनिस्ट और मेरे पास एक नंबर ऑफ दी मैच्योर्ड स्टूडेंट्स भी हैं और साथ साथ में जो एक ग्रोइंग स्टूडेंट्स हैं वो भी हैं, तो हमें चाहिए ये कि सोसाइटी में अगर ये प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो रही है तो हमें माशरे में अपनी तमाम चीज़ें कम्युनिटी को डेवलपमेंट की तरफ देखनी चाहिए। ऐसे लोग जो कि इस वक्त ऐसा लगता है कि वो अवॉइड करते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कम गो हैं, लेकिन अगर वो माशरे को भी अवॉइड कर रहे हैं तो ये एक ऐसा फीचर है कि वो आगे जाके उसके लिए प्रॉब्लम का बाइस बनेगा, उसके लाइफ स्टाइल में, उसकी फैमिली के लिए, उसके। तो सर वो लड़की या लड़का फिर क्या करें ऐसे पार्टनर के साथ, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं या कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं या बचपन में किसी ट्रॉमा का शिकार होते हैं और अपनी पर्सनैलिटी सुपरफिशली बना के रखते हैं लोगों के सामने, ये बताने के लिए कि जी हम तो बहुत यो हैं, या हम तो बहुत ज़्यादा डिसेंट हैं, या हम अपनी किसी जॉब की वजह से, या हम अपने किसी स्टेटस की वजह से जो है वी कीप डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल, और हम बहुत चूज़ी हैं। तो ऐसे लोगों को फिर लड़का और लड़की शादी के बाद कैसे डील आउट करें? इनको तो बताना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप नार्सिसिस्ट हैं, ये तो लोग मतलब मानते भी नहीं है, बल्कि ये तो आपको डिफरेंट तरीके से ना आपके ऊपर गैस लाइटिंग करते हैं। बिल्कुल। अच्छा देखें, इसमें सबसे पहले जो एक थंब रूल हम ये देखें कि हम पहले ये तो आइडेंटिफाई करें कि वो वाकई में नार्सिसिस्ट है या नहीं है। ठीक अच्छा, है। उसके लिए एक बेहतर हल ये है कि जब आप सोसाइटी में हैं और आपके साथ एक कम्युनिटी है तो आप खुद बज़ाहिर एज अ लड़का और एज अ लड़की वो कम्युनिटी में एक दफ़ा फ्लो करके अपने आप को ज़रूर चेक करें और वो देखें कि मैं माशरे में किस हद तक लोगों के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकता हूँ, कन्वर्सेशन बढ़ा सकता हूँ और इनसे डील कर सकता हूँ। और यही इन दोनों में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो सबसे पहले देखी जाए कि हाउ टू डील विद द पीपल विद द डिफरेंट लेवल ऑफ लाइफ स्टाइल्स पीपल्स, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो मजहबी हो या वो मजहबी नहीं हो, वो एक लिबरल हो, जैसे भी हो। लेकिन अगर उसके अंदर ये कॉमन सेंस की चीज़ है, कॉमन सेंस के साथ साथ
साथ वो ट्रू को एक्सेप्ट करता हो, ट्रूनेस को एक्सेप्ट करता हो। हाँ। हर चीज़ को अच्छाई पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को जो है वो सही रास्ते पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एज अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एज अ कस्टम वैल्यूज से देखा जाए, डेमोग्राफिक से देखा जाए, तो हमें एक्सेप्टेंस जो है ना वो सच्चाई के साथ देखनी चाहिए। जब कोई इंसान सच्चाई से दूर भाग रहा है और अपनी हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा बल्कि उसको हाइड कर रहा है, उसके ऊपर जो है वो कवर्ड करता है और अपनी हकीकत को अंडर द कारपेट लेके जाता है, तो वहाँ पर आकर के उसके अंदर एक जो ओपन ग्राउंड पर्सनैलिटीज़ की बेसिस की जो शऊर होते हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। तो लाइकवाइज अगर एक ऐसा पर्सन या जो ऐसे कपल्स हैं जो इन रिलेशंस में आजकल मौजूद भी हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने आप को माशरे में लेके चलें, वो अवॉइड नहीं करें, वो अपने आप को नार्सिसिस्ट ठीक हो जाते हैं? देखें, एक तो तरीका ये होता है कि रिहैबिलिटेशंस को देखा जाए। आजकल वो जाते ही नहीं है उधर तक, रिहैब वो वहाँ तक जाते ही नहीं है। और रिहैबिलिटेशन तो उनको बुलाएगा ना जो नार्सिसिस्ट हो गए तो उनको रिहैबिलिटेट करना है, लेकिन जो बनते जा रहे हैं, पैदा होते जा रहे हैं, उनको हम पाल रहे हैं अपने अंदर एक डार्क पर्सनालिटी को, तो उसको कैसे देखा जाए। तो ये बिल्कुल एक तरीकाकार ये है कि ये हमारे जहन में हमने खुद एक जनरेट करते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी ताकि अपने आप को खुद आंसर दे सकें और आगे बढ़ सकें। एंड सच टाइप ऑफ पीपल, दे डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट इज द गुड फॉर द अदर पीपल्स, बल्कि समटाइम्स तो वो पॉलिटिसाइज हो जाती हैं चीज़ें। तो इसको अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है, या इससे ओवरकम करने का तरीका यही है कि हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को एक माशरे का हिस्सा समझे और माशरे में जाए, उसमें यस भी हैं और नो भी हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू करे, क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है ना ये बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, समटाइम्स इट हैपेंस विद द पीपल कि उनके पेरेंट्स ही नार्सिसिस्ट होते हैं या उनके ग्रेट ग्रैंड नार्सिसिस्ट होते हैं, तो वो आपने सुना होगा कि ख़ानदान में कहते हैं कि जी हमारी दादी तो ऐसे ही करती थी तो हमारे घर में भी ऐसे ही होगा, या मेरे ग्रेट ग्रैंड्स या मेरे अब्बू या मेरे ताया अब्बू या मेरे दादा लोग इसी तरह से बात करते हैं। तो समटाइम्स ये रिवायतों से निकल के ना, मतलब ये थोड़ा सा एक ट्रेडिशन से निकल के ना कुछ लोग नार्सिसिस्ट जो है ना उस अप्रोच की तरफ भी जा रहे होते हैं कि वो नार्सिसिज्म अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं। अब अगर किसी की दादी ने कोई ऐसा रूल बनाया हुआ है जो ह्यूमैनिटी के लिए हार्मफुल है, तो वो एप्लीकेबल बाकी लोगों के लिए कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा देखें, इसमें ना दो बातें आ जाती हैं। एक तो होती हैं फैमिली वैल्यूज, कस्टम, रिवायत और हमारे तरीके। सही। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आप अपनी फैमिली वैल्यूज, अपना कल्चर, अपनी रिवायतें फॉलो करें, लेकिन अगर वो किसी शख्स की ज़िंदगी के ऊपर जो है हार्मफुल हैं या ऐसे कल्चर या ऐसी कोई रिवायतें जो किसी के लिए नुकसानदेह है, तो वो तो फिर दूसरी अप्रोच हो गई ना। बिल्कुल। देखें, नार्सिसिस्ट में एक चीज़ बड़ी ओपनली वाज़ेह है कि ऐसी एक्टिविटी करना जिससे माशरे का नुकसान हो। ठीक है, उससे माशरा जो है ना वो तरबियत की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि वो एक नुकसानदेह मतलब एक उसकी अफजाइश हो रही है। तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे लोग बताते हैं हमारे दादा दादी नाना नानी की ये रिवायत चलती हुई आ रही, हम उसको लेते हैं, लेकिन उस रिवायत को देखा जाए कि क्या वो रिवायत माशरे के साथ एसोसिएटेड पॉजिटिवली काम करेगी, उसके साथ कोरिलेशन करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी रिवायत से आगे आने वाले काम में मजीद रुकावटें हों और किसी के लिए वो एक मतलब नुकसानदेह चीज़ इसकी मिसाल ये ना कि अगर कोई ये कहते जी हमारे खानदान में तो कभी कोई पढ़ने ही नहीं गया, तो हम भी पढ़ने नहीं जाएंगे, तो ये वाली रिवायत ये वाली रिवायत आ जाएगी। किस अप्रोच में आ जाएगी सर ये वाली रिवायत? ये बिल्कुल एक नार्सिसिज्म आ जाती है। नार्सिसिज्म जो है ना वो कंटिन्यूटी आ जाएगी कि ये तो अगर कोई खानदान में किसी के कोई पढ़ने ही नहीं गया तो फिर ये तो ह्यूमैनिटी के लिए नुकसानदेह ना। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है तो ज़रूर आप उस कल्चर को फॉलो करें। एग्जैक्टली। तो पॉजिटिविटी अगर माशरे की तरफ निकल रही है, समाज की तरफ जाती है, तो हमें उसको नार्सिसिस्ट की तरफ नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसको एक्सेप्टेंस में लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी का नुकसान हो रहा है, देखें ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तरजीह देनी पड़ती है कि केस टू केस वेरी करती हैं चीज़ें। कहीं कहीं पे कुछ माहौल की वजह से हमारी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं पर वो माहौल नहीं है और हम वहाँ पर वो ड्रेसिंग करें, उस तरीके की अपीयरेंस रखें या ऐसी कम्युनिकेशन करें तो जिसकी बेसिस के ऊपर ना वहाँ पे नुकसानदेह साबित हो। तो अल्टीमेटली गोल पर्पस यही है कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो चीज़ें चल रही हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन ओपनली
गोल तक डिसाइड करे में, उस पे चलना एक अच्छी सिटीजन, एक अच्छे पर्सन और एक अच्छे ग्रुप्स की चलती हैं। ये बात वाजह है कि फैमिली से भी चलती हुई आ रही होती हैं चीज़ें। लेकिन अगर कोई सोसाइटी का बेनिफिट नहीं दे रहा, रोक रहा है, फिर वो आगे जा करके वही चीज़ हो जाती है कि एक बंद ख्याल में चले जाते हैं और कोई अगर आगे बढ़ने जा रहा होता है तो उसको वो वहीं पर ही आकर के रोक देते हैं, वहीं पर ही आके रोक देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है वो कैसे फिगर आउट किया जाएगा कि कोई शख्स नार्सिसिस्ट है, कोई खातून, कोई लड़की या किसी बच्चे में इस तरह के जो है वो आप सिम्टम देखते हैं या इस तरह की उसकी आदतें या उसकी नेचर देखते हैं तो आपको लगता है कि ये विल बिकम नार्सिसिस्ट इन फ्यूचर? अच्छा देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है जब एक इंसान का रवैया, एक बंद ख्याल और एक अपने अंदर एक डार्क पर्सनालिटी लेके चल रहा है, तो उसको कम आउट करने के लिए एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप उसके साथ एक गैदरिंग में एक सेशन लें और उस गैदरिंग को प्रमोट की तरफ लेके जाएं जो वो उसको लाइकिंग करती है। तो उसके बाद फिर एक डिफरेंट नंबर्स ऑफ द एग्जाम्पल्स को वहाँ पे अपीयर्ड करवाएं। फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई एक फूड एक्टिविटी है या कोई क्लोथिंग एक्टिविटीज़ हैं या आप एक कन्वर्सेशंस में बैठे हुए हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशंस कर रहे हैं, या आप खुद एक माशरे में निकल करके तमाम लोगों को देखते हैं कि हम कहीं उनके साथ कोई इक्विलिब्रियम में, कहीं हमारे पास ऐसा तो काम नहीं आ रहा कि हम उसको डिसलाइक कर रहे हैं और इसको लाइक कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को साथ ले करके एक दफ़ा आजमाया जाए और ले के जाया जाए और उस पर बात की जाए, तो वहीं से ही आपको एक पंच लाइन मिल जाती है कि आया कि ये पर्सन जो है वो एक कंजर्वेटिव लेवल पे बिल्कुल जाता जा रहा है और सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या ये पर्सन जो है ये बहुत एग्रेसिव लेवल पे चला जाता है कि आपने देखा होगा अक्सर कि हम ट्रैफिक में और कभी कोई सिग्नल या कोई गाड़ी या कोई हॉर्न भी अगर उसको लेके चल रहा है तो रिस्पांस सबका ही होगा कि दे जस्ट लाइक इरिटेटिंग अस। लेकिन उसके बाद जो एक रवैया आ रहा है तो उस रवैये में जो इम्पैक्ट है वो बड़ा मीनिंगफुल है कि वो बोल क्या रहा है आगे, सही, कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। ये एक इसके सिम्टम्स हैं, इसको देखा जाए। सही, इसके सिम्टम्स को भी जो है वो देखना चाहिए और ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को जो है वही सामने रखना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो का टाइम एंड अप हो गया, लेकिन उससे पहले जाते जाते एक बर्थडे जो है वो करनी है विश, और जनाब ये हैं हाफिज़ अब्दुल रहमान, और इनको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू।